हेलो जी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और लगेज सेगमेंट की कंपनी के बारे में। हम बात करने वाले हैं ब्रांड कॉन्सेप्ट के बारे में। इनका देख लेते हैं क्वार्टर टू का रिजल्ट किस तरीके का रहा। देखो, इनका रिजल्ट स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में समझने का जरूरत है कि ये पैकेज वाला इंडस्ट्री में कितने प्लेयर हैं, किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, इनका बिजनेस मॉडल कुछ अलग है या नहीं है। पहले इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे इंडियन मार्केट्स में आपको तीन ही लिस्टेड प्लेयर देखने को मिलेंगे। एक ब्रांड कॉन्सेप्ट है, एक सफारी है और एक वीआईपी है। और जो बाकी दोनों है, जो सफारी और वीआईपी है, ये अलग ही सेगमेंट के प्लेयर्स हैं। ब्रांड कॉन्सेप्ट एक अलग तरीके का प्लेयर है। पहले डिफरेंशिएशन समझ लेते हैं कि बिजनेस मॉडल में क्या है। अब देखो, जो वीआईपी है और सफारी है, उनके पास खुद के कुछ ब्रांड्स हैं और उन्हीं को वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, उन्हीं को वो बेचते हैं। और वो उनको कमोडिटी की तरह बेचते हैं, मतलब उसमें कोई बहुत ज्यादा इनके पास प्राइसिंग पावर नहीं है। उसमें बहुत भारी भारी डिस्काउंट, 50%, 60%, 70% के आसपास का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा आपको सफारी के बैग्स में, वीआईपी के बैग्स में। और उनको कमोडिटी की तरह बेच रहे हैं। तो वहीं पर अगर हम बात करें ब्रांड कॉन्सेप्ट के बारे में, तो ब्रांड कॉन्सेप्ट का पास ज्यादा खुद के ब्रांड्स नहीं है। इनके खुद के भी कुछ ब्रांड्स हैं, बट अभी भी जो इनका मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू आ रहा है, वो इनके इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हैं, उनके जिन्होंने लाइसेंस ले रखे हैं, वहां से आ रहा है। तो जैसे अगर मैं इनके सबसे बड़े ब्रांड के बारे में बात करूं, टॉमी हिलफिगर। तो इन्होंने टॉमी हिलफिगर का लाइसेंस ले रखा है कि भैया आपका इंडिया में जो भी प्रोडक्ट बिकेगा, स्पेसिफिकली इन द बैकेज सेगमेंट, उसका उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। उसकी सारी की सारी सेल हम करेंगे। तो इस तरीके से ये लोग ऑपरेट करते हैं। तो इन 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 दोनों की दोनों कैटेगरीज में आपने क्लियर कट सेगमेंटेशन समझ लिया कि भाई वीआईपी और सफारी एक अलग सेगमेंट के प्लेयर है, ब्रांड कॉन्सेप्ट हमारा अलग सेगमेंट का प्लेयर है। जो ब्रांड कॉन्सेप्ट के अगर बारे में भी हम बात करें, तो ये ज्यादा डिस्काउंट देने में विश्वास नहीं रखते। और इसके दो मेन कारण है। पहले तो ब्रांड अपने आप को एक लग्जरी सेगमेंट की तरह केटर करने की कोशिश कर रहा है, एक लग्जरी ब्रांड की तरह केटर करने की कोशिश कर रहा है। तो कोई भी लग्जरी ब्रांड बहुत हेवी डिस्काउंट्स आपको ऑफर करता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप सोचो, कोई भी एक बहुत लग्जरी ब्रांड सोचो, वो आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा कि वो ऐसा दिखा रहा है कि चलो भाई आज मेरा 50% ऑफ है या 60% ऑफ है। तो लग्जरी के साथ डिस्काउंट कभी भी नहीं जाता। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, तो बहुत हाई डिस्काउंटेड इन्वेंट्री इनकी होती नहीं। सेकंड चीज क्या है, ये सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं करते। ये किसी और से मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। मतलब ये एक तरफ से लाइसेंस लेते हैं, दूसरी तरफ से मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, फिर उस प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो इनके पास इतना ज्यादा मार्जिन भी नहीं है कि बहुत मोटे मोटे डिस्काउंट्स दे दें। और कंपनी अपने ग्रॉस मार्जिन को मेंटेन भी रखना चाह रही है, क्योंकि यहाँ पर ब्रांड इमेज बिल्डिंग की सवाल है। ये इसको कमोडिटी की तरह नहीं देख रहे, ये इसको एक सेक्युलर ग्रोथ की तरह देख रहे हैं, जिसपे ये प्राइसिंग भी अपने कंट्रोल में रख पाए। जैसे वो लोग तो प्राइस वॉर लड़ रहे हैं, जो हमारा सफारी और वीआईपी है, वहां पर तो प्राइस वॉर हो रहा है। वहां पर तो जबरदस्ती आप प्राइस रिड्यूस ही करे जा रहे हो। इस टाइम पे जब आपकी सारी के सारे रॉ मटेरियल कॉस्ट ऊपर जा रही है, आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऊपर जा रही है, आपको इन्फ्लेशनरी प्रेशर झेलने को मिल रहा है, डिमांड ढंग से आ नहीं रहा, इसकी वजह से आप क्या करो, जबरदस्त प्राइस कट ले रहे हो। तो ये वहां पर समस्या है, जो हमें ब्रांड कॉन्सेप्ट के केस में नहीं देखने को मिलेगा। ब्रांड कॉन्सेप्ट के केस में अलग दूसरी तरीके की समस्या है, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। सेकंड चीज हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ पर डिमांड का ओरिजिनेशन कैसे होता है। तो भाई किसी को भी सूट केस का या लगेज का या सॉफ्ट बैग का डिमांड आएगा कैसे। ये होता है जब भी आपका ट्रैवल वाला जो स्पेस है वो बहुत अच्छा करेगा, तब इनका लगेज वाले सेगमेंट में भी डिमांड आएगा। अब आज के दिन क्या हो गया है, जो ब्रांड कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का कोशिश कर रहा है, वो बैगेज को आपके एक फैशन एक्सेसरी की तरह बेचने का कोशिश कर रहा है। अभी तक क्या था कि आपके लिए लगेज क्या था, एक एक बक्सा था जिसमें आप अपना सामान लेके इधर से उधर ट्रैवल किया करते थे। फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी आपके लिए सामान कैरी करने का एक जरिया था। ब्रांड कॉन्सेप्ट उसको चेंज करना चाह रहा है, उसमें लग्जरी सेगमेंट ऐड करना चाह रहा है, उसको एक आपके ओवरऑल आउटफिट का एक पार्ट बनाना चाह रहा है। जैसे हम आजकल देख भी रहे हैं कि भाई आपके ओवरऑल आउटफिट में आपका एक बैगेज भी पोर्शन बन गया है, वो आपके आउटफिट का ही पार्ट माना जाता है। तो उस चीज को इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा है। तो यहाँ पर हमें और भी ज्यादा थोड़ा सा प्राइसिंग पावर देखने को मिलता है, थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन देखने को मिलता है। ये चीज पे हमने समझ ली। अब आ जाते हैं कंपनी के मार्केट कैप पे। अब देख लेते हैं कंपनी के सारे नंबर्स किस तरीके के हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज, हाँ, अब देखो, जब कंज्यूमर का हालत खराब है, जब कंज्यूमर ढंग का नहीं कर रहा, हमारे कंज्यूमर के पास स्पेंडिंग पावर बची नहीं है, उसके पास पैसा बचा नहीं है, तो वो ट्रैवल करने के बारे में नहीं सोच रहा। अगर ट्रैवल करने के बारे में नहीं सोच रहा, तो वो नया ट्रैवल बैग क्यों खरीदेगा। ये चीज हमें समझने का जरूरत है। तो यहाँ पर इस स्पेस में इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है।
अब एक काम करते हैं, इसके थोड़ा-सा पुराना ग्रोथ भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें, ये कंपनी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 70%, 50, 60, 70% के आसपास पे ग्रो किया करता था और बहुत ज़बरदस्त पेस पे ये लोग ग्रो किया करते थे। हाँ, इंडस्ट्री में सबसे छोटे प्लेयर ये ज़रूर हैं, इनको बेस इफेक्ट का फ़ायदा ज़रूर मिलता है, बट 70% का ग्रोथ करना कोई मज़ाक वाली बात है नहीं। तो बहुत बढ़िया ग्रोथ किया करते थे। बट लास्ट क्वार्टर में जैसा हमने देखा था, अगर आप देखोगे, मेरा वीडियो भी बना हुआ होगा लास्ट क्वार्टर का, अगर आप जाके देखोगे, इन्होंने अपना जो 40, 50, 60% के आसपास का ग्रोथ था, लास्ट क्वार्टर में इन्होंने रिपोर्ट किया था सिर्फ और सिर्फ 20% के आसपास का ग्रोथ। और लास्ट क्वार्टर भी मैनेजमेंट ने यही सारी चीजें बोली थी कि भैया अब कंज्यूमर के हाथ में पैसा बचा नहीं है, वो ये लग्जरी के ऊपर स्पेंड कर नहीं रहा, वो वापस मास मार्केट आइटम की तरफ भग गया है, वो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट की तरफ वापस चला गया है। तो ये इस चीज का हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं, अब इनके नंबर्स देखना शुरू करते हैं। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप से, तो लगभग लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी है, तो बहुत ही छोटा कंपनी है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ फिगर की। भाई आप जो हमने इतनी सारी कहानी करी, पिछले 5-6 मिनट से जो भी कहानी कर रहे हैं, वो आके सारी की सारी टिक जाएगी ग्रोथ के ऊपर। ग्रोथ कितना लेके आए, तो कुछ खास नहीं है, और भी खराब हो गए यहाँ पर नंबर। तो एक टाइम पे जो कंपनी 70% के आसपास पे ग्रो कर रहा था, आज उसका ग्रोथ रह गया सिर्फ और सिर्फ 2% का। 2% का ग्रोथ किया कंपनी ने ओवर अ वाई वाई लेवल। और अगर हम बात करें पैट के बारे में, तो पैट तो डीग्रू कर गए, डीग्रू बाय 52% ओवर अ वाई वाई लेवल। अब देखो, इसमें थोड़ा बहुत आपका बैलेंस शीट का वो इंड एएस वाला भी चक्कर है, वो थोड़ा बहुत चक्कर जरूर है, बट ओवरऑल इंडस्ट्री का ट्रेंड खराब चल रहा है। अब देखो, चलो आप बोल दोगे कि भाई पार्ट ग्रोथ में तो जो आपने इंड एएस में शिफ्ट हुए, इसकी वजह से थोड़ा सा ज्यादा डी ग्रोथ देखने को मिल गया, बट आप रेवेन्यू में तो ऐसा कुछ नहीं बोल सकते थे। रेवेन्यू में तो आपको ज्यादा ही करना चाहिए था, वो नहीं हुआ क्योंकि पूरा कंज्यूमर सेंटिमेंट ही खराब चल रहा है इस टाइम पे। जिस टाइम पे आप कोई सा भी कंपनी उठा लो, अगर एफएमसीजी कंपनी ग्रोथ नहीं लेके आ पा रहा, तो ये बेचारे तो कहाँ से ही लाएंगे। अब देखो, इसमें इनकी गलती तो हमें निकालनी ही निकालनी पड़ेगी कि भाई अगर हम आपको आज 65-70 के आसपास, 70 के आसपास का पी दे रहे हैं, 70 के पी पे आप 2% का ग्रोथ करोगे, तो जस्टिफाई तो नहीं कर रहे हो आप अपने प्राइस टू अर्निंग्स को, आप अपने वैल्यूएशन को जस्टिफाई तो नहीं कर पा रहे हो। तो चलिए, इसी के साथ हम आगे का रिजल्ट भी देखते हैं। आप देखो, पहले तो इनका सेल्स मिक्स समझ लेते हैं, कौन से चैनल से इनका बहुत मतलब किस तरीके से इनका सेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 46% सेल तो आता है इनका ऑनलाइन चैनल से, 25% आता है इनका मॉडर्न ट्रेड से। अब मॉडर्न ट्रेड क्या है? मॉडर्न ट्रेड है जो आपके बड़े बड़े स्टोर्स हो गए, लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स हो गए, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स हो गए, फ्रेंचाइज ओन्ड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड स्टोर्स हो गए, या कोई आपने मॉल्स में बड़ी बड़ी दुकानें देखी होंगी, वो हो गए, जो एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स है वो हो गए। तो ये हो गया मॉडर्न ट्रेड वाला। और फिर इनका 29% आता है ट्रेडिशनल ट्रेड से। ट्रेडिशनल ट्रेड में क्या आ गया? जो आप कॉर्पोरेट्स को बेच देते हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को बेच देते हो, और किसी दूसरी कंपनी को उठा के बेच देते हो। कि सपोज आपके पास सैमसंग से ऑर्डर आया कि भाई हमें हमारे एम्प्लॉयज को बैग्स गिफ्ट करने हैं या बैग्स देने हैं, तो हमें 1 लाख बैग्स का ऑर्डर चाहिए, तो वो 1 लाख बैग्स आप सप्लाई कर रहे हो, दैट इज कॉर्पोरेट वाला सेगमेंट। तो 29% आता है इनका कॉर्पोरेट से, तो मतलब इस कंपनी का अच्छा खासा कॉर्पोरेट सेगमेंट भी है। ये चीज भी हमने समझ ली। अब कंपनी ने अपने फिजिकल स्टोर्स भी खोलना शुरू किया था। अब ये कुछ टाइम पहले हुआ, बट हाँ, काफी सारे इन्होंने फिजिकल स्टोर्स खोल लिए, और ये लोग खोलते हैं बाय द ब्रांड नेम ऑफ बैगलाइन। तो बैगलाइन के अंडर ये जितने भी सब ब्रांड्स हैं, अब देखो क्या है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझने का कोशिश करते हैं कंपनी का। तो कंपनी ने एक स्टोर खोला बैगलाइन के नाम से, तो बैगलाइन इसका पेरेंट एंटिटी समझ लेते हैं हम। उसके अंदर 10 अलग अलग तरीके के ब्रांड्स हैं। इसमें खुद के भी ब्रांड्स हैं और लाइसेंस्ड ब्रांड्स भी हैं। खुद के ब्रांड का नाम क्या है? जैसे शुगर रश हो गया, तो शुगर रश इनका खुद का ब्रांड है। द वर्टिकल हो गया, वर्टिकल इनका खुद का ब्रांड है। अगर हम लाइसेंस ब्रांड्स के बारे में बात करें, तो यूनाइटेड कलर ऑफ बेनेटन, यूसीबी, यूसीबी जो ब्रांड है, वो इनका लाइसेंस ब्रांड है। जो टॉमी हिलफिगर ब्रांड है, वो इनका लाइसेंस ब्रांड है। तो बैगलाइन के अंदर ये सारे के सारे ब्रांड्स मिलके आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बैगलाइन के नाम से स्टोर खोलता है। तो अब इस क्वार्टर में इन्होंने 5 नए स्टोर खोले, और टोटल स्टोर काउंट पहुंच गया 40 स्टोर का। और 40 स्टोर खोल रखे हैं इन्होंने इन इन 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ठीक है, यहाँ पर एक्सपेंशन भी ठीक ही हो रहा है। अब इनको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? एक तो डिमांड का प्रॉब्लम आ रहा है कि जैसे शादियों में बहुत ज्यादा बैग्स की रिक्वायरमेंट होती है, कि भाई शादी में आप गिफ्टिंग के पर्पज से भी बहुत सारे बैग्स देते हो, शादी वाले सीजन में बैग्स का भी डिमांड ऊपर आ जाता है। तो अगर जैसे हमने कॉन कॉल में मैनेजमेंट से बात करी, तो उस टाइम भी मैनेजमेंट ने जब पूछा गया कि भाई अभी ऑलरेडी 45-50 दिन, 50 डेज पास इन द Q3, तो आपको Q3 का क्या लग रहा है कि वापस कोई हमें ग्रोथ आता हुआ देखने को मिल रहा है, या इसी के आसपास ही 2, 2.5, 3% के आसपास का ग्रोथ करोगे? तो मैनेजमेंट का वही कहना था कि हालात तो अच्छे लग नहीं रहे, Q3 भी कोई बहुत अच्छा हमारा अभी तक जा नहीं रहा है। और जो हम सोच रहे थे कि वेडिंग सीजन की वजह से चीजें सुधरेंगी, चीजें अच्छी होंगी,
वो भी हमें होती हुई देखने को मिल नहीं रही है। तो कंपनी कह रहा है कि भाई सब ठंडा ही पड़ा है, अभी हमने Q2 का रिजल्ट ठंडा दिया, अब हमारा आने वाला Q3 का रिजल्ट भी ठंडा ही होगा। तो ये चीज़ भी हमें देख के चलना पड़ेगा। अगर हम बात करें बाकी दोनों कंपनियों के बारे में, चाहे आप सफारी के बारे में ले लो, चाहे वीआईपी के बारे में देख लो, वो भी 1 क्वार्टर अच्छा ग्रोथ करते हैं, फिर 4 क्वार्टर खराब कर देते हैं। जैसे पिछली बार अगर हम देखें, पिछली बार वीआईपी ने फिर भी सफारी ने फिर भी ग्रो किया था, इस बार भी सफारी का ज़्यादा ग्रोथ है, वो 23% के आस-पास पे ग्रो कर रहे हैं। अगर हम बात करें वीआईपी की, तो वीआईपी को तो अरसा हो गया ग्रो करे, मतलब वो पिछले 5-6 क्वार्टर से कोई ग्रोथ दिखा ही नहीं पा रहा, उसका तो बैंड बज गया और अभी उसके चक्कर चल रहा है कि भाई उसको कोई बिकने पे आ गया, उसको कोई दूसरी कंपनी एक्वायर करेगा या खरीदेगा। वो जो भी मैटर है वो हम वीआईपी वाली वीडियो में देखेंगे। बट मोर और लेस जो पूरा का पूरा बैगेज इंडस्ट्री है वो इटसेल्फ अच्छा नहीं कर रहा। अगर कमोडिटी प्लेयर अच्छा नहीं कर रहा, तो ब्रांडेड प्लेयर जो ब्रांड कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छा नहीं कर रहा। ये चीज़ भी हमने देख लिया। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा-सा इनके लाइसेंस ब्रांड्स की क्या कहानी रहती है। अब देखो, जब आप एक लाइसेंस ब्रांड के साथ बात करते हो तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट का टेन्योर होता है। अगर अभी हम देखें तो 50% ऑफ मोर देन 50% ऑफ द सेल कम्स फ्रॉम द टॉमी हिलफिगर सेगमेंट। तो टॉमी हिलफिगर के जो भी बैग्स हैं, स्पेसिफिकली बैग्स एंड वो स्मॉल लेदर आइटम वाला सेगमेंट, अगर आप टॉमी हिलफिगर का जाके पोलो शर्ट खरीद लोगे या टी शर्ट खरीद लोगे, तो इनके रेवेन्यू में जाके नहीं जोड़ेगा। ये चीज हमें ध्यान देना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ बैग्स वाला सेगमेंट जोड़ेगा। तो जब इन्होंने टॉमी हिलफिगर के साथ लाइसेंस किया, तो वो लाइसेंस का एक टेन्योर है, वो टेन्योर है टिल दिसंबर 2026। अब 2026 आने के मतलब आज से अगर मैं बात करूं 2 साल बाद, तो 2 साल बाद टॉमी हिलफिगर के हाथ में है कि वो इनको लाइसेंस रिन्यू करके देंगे या नहीं देंगे। अगर नहीं देंगे तो इनका 50% ऑफ सेल इज गॉन। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर भी ये आ जाता है कंपनी का रिस्क कि भाई आप अपने ब्रांड का प्रोडक्ट बना के नहीं बेच रहे, वो सारा की सारी कहानी हाथ में है आपके टॉमी हिलफिगर के। अगर आप टॉमी हिलफिगर ने आपको अगले 2 साल बाद लाइसेंस नहीं दिया, तो आपकी 50% ऑफ द सेल गायब हो जाएगी। ये चीज भी हमें देख के चलना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें इनके पास, अगर यूसीबी के बारे में बात करें, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट काफी लंबा है, वो 2030 में जाके एक्सपायर होगा। उसके अलावा इस बार इन्होंने एक वुमेन्स हैंडबैग बनाने वाली कंपनी आदित्य बिरला के ब्रांड, उस ब्रांड का एग्जैक्ट नाम तो मेरे पास नहीं है, बट हाँ वो आदित्य बिरला वाला एक सब ब्रांड के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो इन्होंने अपने लाइसेंसिंग टर्म्स में ऐड किया है। तो ये एक और अच्छा एडिशन है। और अच्छा एडिशन क्यों है? क्योंकि अभी तक इनके पास जितने भी ब्रांड्स थे, वो सारे प्योर एंड प्योर लगेज सेगमेंट वाले ब्रांड्स थे। इनके पास कोई भी वुमेन्स हैंडबैग बनाने वाला ब्रांड नहीं था। तो एक वो जो बहुत बड़ा मार्केट है वुमेन्स हैंडबैग का, वो इनके पास से मिसिंग था, वो इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ही नहीं था। तो अब उस ब्रांड के एडिशन के साथ एक वहां पर भी इन्होंने कुछ अपना थोड़ा-सा ग्रोथ दिखाना शुरू किया है। तो अगर अभी भी हम देखें इनका वुमेन्स हैंडबैग, जो अभी भी खुद खुद फुल्ली ओन्ड ब्रांड्स के बारे में बात करें या लाइसेंस ब्रांड्स के बारे में बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ 5% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करता है। अब वहां उस ब्रांड के एडिशन के साथ कंपनी का मैनेजमेंट भी यही कह रहा है कि ये हमारा 5% वाला जो हम अभी सेगमेंट लेके आ रहे हैं वुमेन्स हैंडबैग का, इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा और ये ओवरऑल ग्रोथ को भी बूस्ट करेगा आगे चल के। ये चीज भी हमने देख ली। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो कंपनी के 2-3 और इंपॉर्टेंट चीजें उनके बारे में बात करते हैं, फिर खत्म करते हैं इसको। तो एक तो कंपनी कह रही है कि हम अपनी नेक्स्ट 6 मंथ्स में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलने वाले हैं, खुद की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलने वाले हैं। तो वो होगी लगभग 30,000 बैग्स के आसपास की। तो 30,000 बैग्स अगर ये लोग मैन्युफैक्चर करेंगे, तो इनको थोड़ा-सा मार्जिन एक्सपांशन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई अब आप सारा का सारा घर में ही बना रहे हो, घर में बना रहे हो, तो आपको थोड़ा-सा आपकी कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल रहेगा और मार्जिन में थोड़ा-सा एक्सपांशन देखने को मिलेगा। अगर हम ओवरऑल टर्म्स में देखने जाएँ, तो 1 टू 1.5% के आसपास में हमें ईबिट मार्जिन्स में एक्सपांशन भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर हम आउटलुक के बारे में बात करें, कंपनी के आउटलुक के बारे में बात करें, तो कंपनी का कहना है कि भैया हालत तो टाइट लग रही है। अभी हमें कुछ नहीं पता कि भाई क्या 6 महीने बाद भी ग्रोथ आएगी या नहीं आएगी। जिस तरीके से हम आज देख रहे हैं, Q3 में तो हमें कोई ग्रोथ आता हुआ नहीं देखने को मिल रहा। बट हाँ, हम एक अच्छी जगह पोज़ीशन्ड है कि जब साइकिल रिकवर होगी, जब वापस साइकिल उल्टा घूमेगा, तो हम रिकवरी पाथ में सबसे आगे होने वाली कंपनी ज़रूर बन सकते हैं। ये कंपनी का कहना है। अब एक अगर हम थोड़ा छोटा-सा एक वैल्यूएशन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अब देखो, ये कंपनी आज से अगर आप 1 साल, 1 डेढ़ साल, 2 साल पहले की कहानी देखोगे, तो इसका स्टॉक प्राइस वेंट फ्रॉम ₹200 टू ₹1000, ऑलमोस्ट ₹1000, 950 के प्राइस पे पहुंच गया था। अब उस टाइम ये जो 5 गुना हुआ था स्टॉक प्राइस, उस टाइम क्या था, ये कंपनी ग्रोथ दिखा रहा था 50, 60, 70% के आसपास का। तो जब आप 70% के आसपास का ग्रोथ दिखाते हो, तब आप एक प्रीमियम वैल्यूएशन एंजॉय कर सकते हो। उस टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर आप एक 60, 65, 70 के पी पे बैठे हो।
80 के पीई पे बैठे हो तो भी कोई प्रॉब्लमैटिक पार्ट नहीं है। बट आज के दिन जब आप सिर्फ 2% के आसपास का ग्रोथ दिखा रहे हो, तब आप 64 के पी को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये चीज हमें देख के चलना है। अब आप आगे चाहे 1 साल बाद आप 60% के आसपास का ग्रोथ कर दो, तो 1 साल बाद आपको 64 का पी मिल जाएगा। आज आप उस चीज को वैलिडेट नहीं कर सकते कि भाई, आज आप उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि भैया हमारा 64 का पी है और अभी हम इस इतने पे ही टिके रहेंगे। इसी की वजह से आप देखो, उसका स्टॉक प्राइस ऊपर से 55% डाउन है, और 55% डाउन होने के बाद भी आप देखें, पी रेशो अभी भी 64 का है। क्यों 64 का है? क्योंकि आपका ईपीएस भी नीचे गिर रहा है, प्राइस के साथ ईपीएस भी नीचे गिर रहा है। अब यहाँ पर देखो, एक और कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा कि पी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है। देखो, पी एक्सपेंशन के दो तरीके होते हैं, या तो आपका प्राइस ऊपर बढ़ जाए या आपकी अर्निंग्स नीचे कट जाए। देखो, थोड़ा सा वापस समझने की कोशिश करता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो प्राइस टू अर्निंग्स का मतलब क्या हुआ? प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स। तो जैसा अभी हमने इसके केस में देखा, यहाँ पर इनका पार्ट गिर गया बाय 50%। तो एक सिंपल एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक स्टॉक का प्राइस है 100 रुपए का, और उसकी अर्निंग है 10 रुपए की। तो उसका अगर हम पी कैलकुलेट करने जाएंगे, तो उसका पी निकल के आएगा आज के दिन 10 रुपए का, 10 का पी निकलने आएगा। तो 100 का प्राइस डिवाइड बाय 10 का अर्निंग्स, तो टोटल प्राइस टू अर्निंग रेशो आपका बना 10 के आसपास का। ये चीज हमने समझ ली। अब कल को क्या हुआ, एक्सपेंशन कराना है हमें, पी का एक्सपेंशन कराना है हमें। जो ये 10 का पी है उसको बढ़ाना है, वो 10 से 20, 30, 40, 50 लेके जाना है। तो अब कैसे हो सकता है कि भाई, जो आपका 100 रुपए का प्राइस था, तो 100 रुपए का प्राइस 200 रुपए का प्राइस हो जाए। तो 100 रुपए का प्राइस 200 रुपए का प्राइस हो जाएगा, तो क्या होगा, 200 डिवाइडेड बाय 10। तो वो जो 10 का पी था वो बढ़ के 20 का पी हो गया। सिंपल कॉन्सेप्ट, यहाँ तक सब सारी चीजें क्लियर है। अब ये तो हुआ जब आपका प्राइस ऊपर किया तो पी एक्सपांड हो गया। ये चीज तो बहुत सिंपल है, ये हमें समझ में भी आती है। अब यहाँ पर उल्टा सिनेरियो देखते हैं कि आपका प्राइस भी नीचे आ रहा है और प्राइस टू अर्निंग रेशो ऊपर जा रहा है, पी रेशो आपका महंगा होता जा रहा है। ये कैसे हो सकता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि जो कंपनी का 100 रुपए का प्राइस था, वो 100 रुपए का प्राइस तो गिर के रह गया 50 रुपए। तो प्राइस फॉल्स बाय 50%। अब आपको कराना है पी रेशो को एक्सपांड। तो अब आप दूसरा मैटर क्या चेंज करोगे, आप अर्निंग चेंज करोगे, आप ईपीएस चेंज करोगे। जो तो पहले कंपनी 10 रुपए का ईपीएस कर रही थी, अब वो 10 रुपए की बजाय 1 रुपए का ईपीएस कर रही है। तो अगर अब आप पी निकालने जाओगे तो 50 का पी हो गया। तो कंपनी का शेयर प्राइस गिर गया 50% से, और कंपनी का जो पी रेशो है वो एक्सपांड कर गया 5 टाइम्स, फ्रॉम 10 टू इट वेंट टू 50। तो ये चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि हमें पी एक्सपेंशन चाहिए प्राइस अप्रिसिएशन के साथ, ना कि ईपीएस रिडक्शन के साथ। कि कंपनी ने अपना 90% ऑफ द पार्ट में रिडक्शन आ गया, 90% ईपीएस गायब हो गया, इसकी वजह से हमारा पी एक्सपांड हो गया। इस चीज का भी हमें ध्यान रख के चलना है। तो यहाँ पर वही चीज हो रही है कि कंपनी का प्राइस नीचे आ रहा है, बट जो पी रेशो है वो नीचे नहीं आ पा रहा, क्योंकि अर्निंग्स भी उसी पेस पे नीचे आ रही है। तो यहाँ पर और थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। तो बैंड तो बजा हुआ है, पूरे के पूरे स्पेस का बैंड बजा हुआ है, और जो एक अच्छा कंपनी था, जो एक प्रीमियम वैल्यूएशन एंजॉय करता था, उसकी भी इन्हीं के साथ बैंड बज गई है। तो मोटा मोटी यही थी कहानी ब्रांड कॉन्सेप्ट के बारे में। अभी के लिए तय रखते हैं। थैंक यू।